तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए जैसे कल मैंने आपको बताया था, अगर आप डीएनए को बनाओगे तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। मैं ट्राई करूंगा इसको बनाने के लिए। आपको इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, कैसा होता है ये डीएनए का स्ट्रक्चर मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि जीन क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए किसका बना होता है, ये कैसा होता है, ये आपको समझ आए। चूंकि कल मैंने कैरेक्टर्स की बात की तो मैंने फिर कहा ये कैरेक्टर जो है ये यही जेनेटिक मटेरियल, यही डीएनए जो होता है ये कंट्रोल करता है। अंडरस्टैंड? तो इसलिए जो है डीएनए का स्ट्रक्चर जब आपके दिमाग में बैठेगा तो उसके बाद से आपको जरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसके स्ट्रैंड जो है आपको ऐसे बनाने हैं, ठीक है। तो ये है डीएनए, ये यहाँ पर 3 प्राइम तो यहाँ पर 5 प्राइम होता है, यहाँ पर 3 प्राइम तो यहाँ पर 5 प्राइम होता है। ये क्यों होता है, क्या मसला है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस तरह जो है डीएनए, देखो आपने सेल के अंदर जो है बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं एक सेल के अंदर, जैसे शुगर होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उन सब चीजों को हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। ये पहली बार दिया था 2 बायोलॉजिस्ट ने, 2 साइंटिस्ट ने दिया था, उनका नाम था वाटसन एंड क्रिक। क्या नाम था? वाटसन एंड क्रिक। कभी आपके एग्जाम में कोई ऑब्जेक्टिव आए, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, तो डीएनए जो होता है, जिस तरह मैंने कहा, एक सेल के अंदर जो है बहुत सारे बायोकेमिकल जो है सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि केमिकल सब्सटेंसेस जो सेल्स के अंदर होते हैं उनको कहते हैं बायोकेमिकल सब्सटेंसेस, बिकॉज ये सेल्स के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये बायोकेमिकल सब्सटेंसेस को हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत से किस्म के होते हैं, जैसे शुगर्स है, जैसे डाइसैकेराइड्स है, पॉलीसैकेराइड्स है, यानी कार्बोहाइड्रेट जिनको कहते हैं, जैसे प्रोटीन है, जैसे फैट है, जैसे जो है विटामिन्स है। इसके साथ साथ हमारा जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए, आरएनए, इसको भी हम कंसीडर करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब कुछ बायोमॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं, जो है स्मॉल साइज के होते हैं, तो उनको बोलते हैं माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। तो कुछ जो होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, तो उनको बोलते हैं मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतने बड़े नहीं होते हैं कि आपको नजर आए, बट ऑन द बेस ऑफ देयर व्हाट वी कैन से एटॉमिक वेट, ऑन द बेस ऑफ देयर वी कैन से एटॉमिक वेट, ये जो होते हैं ये 2 किस्म के होते हैं, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स है, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स, एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह ये डीएनए जो है, डीएनए एक क्या कहते हैं इसको, डीएनए भी एक मैक्रो बायोमॉलिक्यूल है। क्या है? मैक्रो बायोमॉलिक्यूल। इनफैक्ट ये सबसे बड़ा मैक्रो बायोमॉलिक्यूल होता है एक सेल के अंदर। ठीक है, डीएनए भी एक मैक्रो बायोमॉलिक्यूल है। डीएनए भी एक क्या कहते हैं इसको, पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर, मोनोमर। देखो पॉलीमर क्या होता है, जब बहुत से यूनिट्स मिलते हैं, ठीक है, बहुत से छोटे छोटे यूनिट्स मिलते हैं और वो फाइनली एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, तो इन छोटे छोटे यूनिट्स को हम कहते हैं मोनोमर्स, और एक बड़ा यूनिट जो बनता है उसको कहते हैं पॉलीमर। क्या कहते हैं? पॉलीमर। इसी तरह डीएनए जो है ये भी एक मैक्रो बायोमॉलिक्यूल है। इट्स अ पॉलीमर, ये एक पॉलीमर है।
पॉलीमर जो बना होता है मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है, ठीक है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स या जिनको मैं कहूंगा 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, ठीक है। डीएनए इज अ लार्जेस्ट बायोमॉलिक्यूल, इट्स अ पॉलीमर जो बना होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का। क्या बना होता है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स का बना होता है। ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स जो होते हैं ये स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। क्या होते हैं? स्पाइरली कॉइल्ड। लेकिन किसके अराउंड होते हैं? अराउंड कॉमन एक्सिस। इनके बीच में जो एक्सिस होती है, कॉमन एक्सिस होती है, उस एक्सिस के अंदर ये जो है स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं 2 स्ट्रैंड्स। अपने अंदर, अपने अराउंड नहीं, एक दूसरे के अराउंड नहीं, बट अराउंड कॉमन सेंट्रल एक्सिस। अगर आप डीएनए का 3D स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो ऐसे अटैच्ड नहीं लगेंगे। इनके बीच में बॉन्ड्स आपको नजर आएंगे और ये आपको हेलिकल नजर आएंगे ऐसे, लेकिन हेलिकल ये होंगे लेकिन एक दूसरे के अराउंड ये कॉइल्ड नहीं होंगे, ये कॉमन एक्सिस के अराउंड कॉइल्ड होंगे। अंडरस्टैंड? स्पाइरली कॉइल्ड अराउंड अ कॉमन एक्सिस, ठीक है। तो डीएनए की फुल फॉर्म आप जानते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्यों नाम रखा है इसका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, ये सेल के अंदर जो है मैक्रोबायोमॉलिक्यूल होता है, एक पॉलीमर होता है जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन स्ट्रैंड्स का बना होता है, जो एक दूसरे से जो है, एक दूसरे से नहीं, एक कॉमन एक्सिस के अराउंड जो स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। तो ये डीएनए जो है ये आपको पता है ये एक्ट करता है एज जेनेटिक मटेरियल। क्या एक्ट करता है? एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है? इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल, सभी कैरेक्टर्स की, जो भी कैरेक्टर, जो भी बॉडी डिजाइन आपके पास है, ये सभी बॉडी के फीचर्स की इंफॉर्मेशन इसी डीएनए के अंदर स्टोर्ड होती है। अंडरस्टैंड? और यही डीएनए जो होता है ये ट्रांसफर करता है। क्या करता है? ट्रांसफर करता है इस इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से उनके बच्चों तक, यंग वंस, जिसको आप ऑफस्प्रिंग्स भी कहते हो, ठीक है। तो ये डीएनए जो होता है ये खुद जो है 2 चेन्स का बना होता है। जैसे मैंने कहा 2 स्ट्रैंड्स का बना होता है, और वो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के स्पाइरली कॉइल्ड नहीं होते हैं, वो एक कॉमन सेंट्रल एक्सिस की स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा ये 2 चेन्स का बना होता है। एक चेन को अगर मैं अलग से बनाऊं तो इसको मैंने नाम रखा 3 प्राइम 5 प्राइम, तो दूसरे की डायरेक्शन उल्टी होती है, उसको कहते हैं 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन में ऐसे दिखाऊंगा, इसकी डायरेक्शन में ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है। बीच में मैं इधर कुछ लिखूंगा A T, फिर लिखूंगा C G, फिर लिखूंगा A T, आपकी मर्जी। मैं T A भी लिखूंगा, मैं G C भी लिखूंगा। अंडरस्टैंड? तो इसी तरह जो ये 2 चेन्स होती हैं ये एक दूसरे से लिंक्ड होती है, बॉन्डेड होती है। अंडरस्टैंड? तो असल में इसका मॉडल ऐसा होता है, बट ये मैंने जरा आपको समझाने के लिए अलग अलग जो है चेन्स बनाए और इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स का बना होता है। ईच यानी ईच चेन, हर एक चेन जो होती है इज मेड अप ऑफ, वो बनी होती है, किसकी बनी होती है? इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे, थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स मैंने अभी आपको समझाया। देखो एक मोनोमर मिलता है तभी एक पॉलीमर बनता है। मैंने अभी कहा डीएनए भी एक पॉलीमर है,
ये बहुत सारे मोनोमर्स का बना होता है। अब यहाँ पर मैंने समझाना है आपको कि डीएनए का एक मोनोमर वो किस चीज का बना होता है। फिर मैंने कहा ईच चेन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं इनको? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं? देखो मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप मुझे जो है वीडियो देखकर जो है पूछ भी सकते हैं। जहां जहां पर भी आपको जो है डिफिकल्टी होगी मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हो। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का जो है वो ये बना होता है एक चेन और एक चेन। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं यही इसके दो स्ट्रैंड्स बनाते हैं। अभी मैंने आपको समझाया, जैसे हम दाना 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 मिलाकर जो है बहुत से हमारे पास एक भंडार बन जाता है, ठीक है। जैसे चावल ले लो, 1 केजी चावल ले लो आप, उसके छोटे छोटे दाने वो जो है वो आप मान लो वो मोनोमर्स है, और फिर 1 केजी का बनना दैट्स अ पॉलीमर। ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो अदरवाइज आप समझ गए, जब बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं पॉलीमर। फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स का नाम आपने सुना होगा। जब अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं प्रोटीन्स। क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। तो दैट मींस अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इज इक्वल टू प्रोटीन, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड्स इसके मोनोमर्स है जिसका एक्चुअली बना है। तो बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर एक बड़ा सा प्रोटीन बनाते हैं, दैट्स अ पॉलीमर। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसी तरह मैंने कहा डीएनए जो होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स का बना होता है, और हर एक चेन, हर एक स्ट्रैंड जो होता है वो बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स के बना होता है। तो मोनोमर यूनिट्स इसमें कौन है? उनको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अंडरस्टैंड? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? एक यानी एक मोनोमर में क्या क्या होता है? A deoxyribonucleotide consists of, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है नंबर 1 a deoxyribose sugar। देखो इसको जरा अंडरस्टैंड करो। डीऑक्सीराइबोज शुगर ये एक किस्म का शुगर होता है। डीऑक्सीराइबोज जिसको कहते हैं ये पेंटोज शुगर होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, अंडरस्टैंड? ये क्या होता है? ये पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज का मतलब होता है, आगे आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, पेंटोज का मतलब होता है जिसमें 5 कार्बन हो। तो C5H10, O होने चाहिए थे इसमें 5, लेकिन O इसमें सिर्फ 4 है। इसका यहां पर जो OH ग्रुप होता है, एक इधर O होता है, दूसरी साइड में OH होना चाहिए था। OH ग्रुप के बदले में इसको H ग्रुप ही प्रेजेंट होता है, O नहीं होता, इधर H होता है। तो एक तरफ से H होना चाहिए था, दूसरी तरफ से OH होना चाहिए था, बट इसको जो है एक O यहाँ पे डेफिशिएंट होता है। तो इसको ये OH ग्रुप जो है वो एक नहीं होता है, वहां पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसमें एक ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो इसलिए इसको बोलता हूं मैं पेंटोज शुगर। क्या बोलता हूं मैं? पेंटोज शुगर बोलता हूं। इसमें 5 कार्बन होते हैं। डीऑक्सी इसलिए बोलता हूं क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है। हो गया आपका कंफ्यूजन क्लियर कि डीएनए को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोज होता है, ठीक है। हो गया ना क्लियर? डीऑक्सीराइबो क्यों कहते हैं? फिर न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज एसिडिक इन कैरेक्टर एंड इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से आइसोलेट किया था, किसने किया था? उसका नाम था फ्रेडरिक नीशर। उसने जो है आइसोलेट किया था न्यूक्लियस ऑफ सेल्स, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया था न्यूक्लिक एसिड, अंडरस्टैंड? बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक कैरेक्टर। तो ये न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक यूनिट जो होता है वो हो गया डीऑक्सीराइबोज शुगर, है ना? अभी मैंने आपको समझाया डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो दूसरा जो होता है इसमें, जिसको मैंने कहा ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दूसरा मैं कहूंगा इसमें एक नाइट्रोजन बेस होती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस,
नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, आपने एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स पढ़ा है आपकी 9th जो है उसमें 9th क्लास में। उसी तरह एक नाइट्रोजन वाली बेस प्रेजेंट होती है एक न्यूक्लियोटाइड में। वो नाइट्रोजन वाली बेस जो होती है वो एडेनिन हो सकता है, जैसे मैंने अभी लिखा था ए पेयरिंग में टी, एडेनिन जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ग्वानिन सब के सब नहीं होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड में एक ही नाइट्रोजन बेस होती है। तो ग्वानिन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, साइटोसिन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, एंड थाइमीन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। ठीक है, तो ये दूसरा इसका कंपोनेंट होता है इसके मोनोमर का, इसके न्यूक्लियोटाइड का। तो तीसरा इसका जो यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम फास्फोरिक एसिड ग्रुप। क्या बोलते हैं, फास्फोरिक एसिड ग्रुप। ठीक है, इसके साथ वो प्रेजेंट होता है H3PO4 जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट होता है डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड में। तो अगर आप बनाओगे तो जैसे यहाँ पर शुगर के साथ फास्फेट, ये जो फास्फोरिक एसिड ग्रुप में लिखा, इसके साथ और शुगर, फास्फेट, शुगर, फास्फेट, शुगर, फास्फेट। ठीक है, अब और वाली चेन के साथ में यहाँ पर और अंदर जो शुगर होता है उसके साथ लिंक होती है नाइट्रोजन बेस। ठीक है, इधर मैं लिखूंगा एडेनिन, तो यहाँ पर इसके साथ पेयरिंग कौन करता है, थाइमीन, क्योंकि दो स्ट्रैंड जो होते हैं वो आपस में लिंक होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। वो बॉन्ड इन नाइट्रोजन बेसिस के बीच में बनते हैं, तो लिंक रहते हैं आपस में। थाइमीन, तो यहाँ पर शुगर होगा ऑब्वियसली, इधर फास्फेट, इधर फास्फेट। ठीक है, इधर क्या होगा, फास्फेट, इधर फिर शुगर, एंड इधर फिर नाइट्रोजन बेस होगी। सपोज इस बार लिखूंगा मैं ग्वानिन, तो ग्वानिन के साथ कौन पेयरिंग करता है, साइटोसिन। इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। फिर फास्फेट लिखूंगा, फिर शुगर लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा सपोज इस वक्त टी एंड ए। अंडरस्टैंड, देखो आपको समझ आ रहे हैं ये चेन्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है। बीच में फिर लिखूंगा मैं जो है साइटोसिन, ग्वानिन। ठीक है, फिर फास्फेट। समझ लो यही 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं, और ये एक फास्फेट, एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस हो गया एक न्यूक्लियोटाइड। ये हो गया दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया चौथा न्यूक्लियोटाइड। अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मींस बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स इसमें होते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड में क्या समझ आया आपको, फास्फेट होता है, शुगर होता है, और एक नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये होता है इसका जो है स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया डीएनए का। तो ये जो है इन ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 चेन्स का बना हुआ होता है। अब ये जो डीएनए है, पूरा डीएनए जो है इसका डायमीटर जो होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम, यानी 2 नैनोमीटर्स का। ठीक है, 2 नैनोमीटर्स, 10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। क्लियर? तो ये जो डायमीटर इसका होता है, डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 2 नैनोमीटर्स का, 20 एंगस्ट्रॉम का, और इसकी लेंथ जो होती है वो मिलीमीटर्स में होती है। अंडरस्टैंड? तो इसके अलावा ये जो क्या कहते हैं, ये एक टर्म जो होती है इसकी, एक कंप्लीट टर्म, यहां से यहां तक इसका जो साइज होता है वो होता है 3.4 नैनोमीटर्स। अंडरस्टैंड? और डीएनए में आप देखते हो ये जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं ना, ये अल्टरनेटली जो है एक साइड से ज्यादा ग्रूव बनाते हैं, एक साइड से कम, एक साइड से कम, एक साइड से ज्यादा। देखो तो अल्टरनेटली है कि नहीं, कम इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, है ना। इसको बोलते हैं माइनर ग्रूव। अंडरस्टैंड? ज्यादा इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इसको बोलते हैं मेजर ग्रूव। इसमें डिप्रेशन जैसे होते हैं। ग्रूव, ग्रूव का मतलब अंदर की तरफ होता है। तो एक माइनर ग्रूव, एक मेजर ग्रूव, माइनर मेजर माइनर मेजर, उसी तरह मेजर माइनर मेजर माइनर। अंडरस्टैंड? तो ये डायमीटर इसका जो होता है ये कितना होता है, एक कंप्लीट टर्म जो होती है वो 3.4 नैनोमीटर्स की होती है, और इसमें लगभग 10 बेस पेयर्स होते हैं। डू यू नो बेस पेयर? जैसे अभी मैंने कहा
एडेनिन लिंक्ड होता है थाइमिन के साथ, ये हो गया एक बेस पेयर, एंड साइटोसिन लिंक्ड होता है गुआनिन के साथ, ये हो गया एक बेस पेयर। तो अब ये डीएनए जो है इसका ये जो फास्फेटेड शुगर होता है, जैसे अभी मैंने समझाया आपको, फास्फेटेड शुगर जो होता है ये इसके बाहर से होता है, तो ये इसको एक बैकबोन बनाता है इसकी, अंडरस्टैंड। तो इसकी बैकबोन जो होती है वो बनी होती है फास्फेट और शुगर से, और शुगर के साथ अंदर लिंक में होती है नाइट्रोजन बेसेस, जैसे एडेनिन के साथ थाइमिन, फिर शुगर, फिर यहाँ पर फास्फेट फास्फेट, अंडरस्टैंड। तो ये दो स्ट्रैंड जो लिंक्ड होते हैं वो इन नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनसे लिंक्ड होते हैं, इनको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर? तो ये जो है ये मैंने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बताया, और ये डीएनए जो है ये जो बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट्स का बना होता है, उन फंक्शनल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम जीन्स कहते हैं। तो डीएनए का आपको स्ट्रक्चर समझ आया होगा, डीएनए किस चीज का बना होता है, क्या होता है ये, इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं वो भी मैंने कहा, क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबो शुगर होता है और इसको न्यूक्लियस से आइसोलेट किया गया था और इसका एसिडिक कैरेक्टर होता है, इसीलिए इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब ये डीएनए जो होता है ये हमारी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये डीएनए जो होता है इसके दो स्ट्रैंड जो होते हैं, ये इनकी जो है इनमें पोलैरिटी होती है, इनमें अपोजिट डायरेक्शंस होती है, एक की डायरेक्शन ऐसे, दूसरे की डायरेक्शन ऐसे होती है, ठीक है। यानी जो है ये पैरेलल तो होते हैं मगर इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब होता है जिसमें अपोजिट डायरेक्शंस होंगे, अंडरस्टैंड। यानी इसका जो है पोलैरिटी 3'5' होती है और इसकी 3.5' उल्टी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। नाउ ये दो स्ट्रैंड जो होते हैं ये आपस में कंप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं? कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है अगर इसमें ए, इसकी बेस सीक्वेंस जो है अगर वो ए टी सी जी सी टी है, ठीक है, दूसरे की बेस सीक्वेंस इसके अपोजिट होगी, है ना, उल्टा होगी, तो उसमें यहां पर टी ए जी सी अंडरस्टैंड, फिर क्या कहते हैं इसको, फिर जी फिर ए, अंडरस्टैंड। अगर आप देखोगे यहां पर आपको पता है एडेनिन के साथ हमेशा लिंक करता है थाइमिन, अंडरस्टैंड, साइटोसिन के साथ हमेशा गुआनिन। तो अगर आपको डीएनए की एक स्ट्रैंड की बेस सीक्वेंस पता है, दूसरे की खुद आप पता लगाओगे ना, क्योंकि आपको पता है एडेनिन लिंक करेगा थाइमिन के साथ हमेशा। तो एक कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस के जो है इनमें होती है, अपोजिट बेस सीक्वेंसेस जो इनमें होती है, बिकॉज ऑफ देयर पेयरिंग ओनली एडेनिन कैन पेयर विद थाइमिन एंड साइटोसिन कैन पेयर विद गुआनिन, अंडरस्टैंड। तो ये डीएनए जो होता है जैसे मैंने कहा ये हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसी डीएनए के अंदर सभी कैरेक्टर्स की हमारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, अंडरस्टैंड। तो इस डीएनए जो है ये डीएनए जो है ये बंद होता है हमारे अंदर एक स्ट्रक्चर्स में सेल के अंदर जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। बताया था ना मैंने आपको, जो क्रोमोसोम्स कलर्ड बॉडीज होती है असल में ये जेनेटिक मटेरियल ही होता है। जब ये कंपैक्ट हो जाता है तो ये ऐसी जो है शक्ल ले लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज क्रोमोसोम। तो उसी को बाद में हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। असल में ये जेनेटिक मटेरियल ही होता है, ठीक है, इन द कंपैक्टेड फॉर्म। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये और ज्यादा कंपैक्ट हो जाता है, नहीं तो जब सेल नॉन डिवाइडिंग होती है ये अनवाइंडेड होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रेजेंट होता है, अंडरस्टैंड। देन तो ये डीएनए जो होता है जैसे मैंने कल आपको समझाया था, ये छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट्स में, फंक्शनल यूनिट्स में ऑपरेट होता है। उन फंक्शनल यूनिट्स को कहते हैं जीन्स। टर्म जीन दी थी पहली बार जोहानसन ने, इट वाज इन द ईयर 1906। जीन्स आर यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। जैसे मैंने कल कहा आपको, ये हेरिडिटी के यूनिट्स होते हैं, अंडरस्टैंड। जीन्स ऑफ यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। a gene is a small functional, कल भी मैंने आपको इसको डिफाइन करके बताया था, लेकिन आपको चूंकि एग्जाम में ये आ सकता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए
एक जीन जो होता है वो एक छोटा सा फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का, containing a number of consecutive nucleotides. Nucleotides, understand? अभी मैंने आपको समझाया ना, एक जीन जो होता है कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, एक न्यूक्लियोटाइड, दो, तीसरा, चौथा, जब वो मिलते हैं तो एक जीन बनाते हैं। तो एक डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, अंडरस्टैंड? सो दीज आर यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। अ जीन इज अ स्मॉल फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए containing a number of consecutive nucleotides, understand? That stores information of a particular character, जिसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की जो है इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, अंडरस्टूड? तो एक कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन होती है एंड ट्रांसफर्स, और ये ट्रांसफर करता है इस इंफॉर्मेशन को, ट्रांसफर्स इट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी ये जो जीन होता है इसके अंदर ये एक छोटा फंक्शनल सेगमेंट, यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, सेगमेंट डीएनए का होता है। तो डीएनए ऑपरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल फंक्शनल सेगमेंट्स, जिनको हम जीन्स कहते हैं। और जीन जो होता है इसको हम यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। ये एक छोटा सा सेगमेंट होता है डीएनए का, जिसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स जो है, सीक्वेंस जो होती है, बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स का वो बना होता है। ये स्टोर करता है इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की, और उसी कैरेक्टर को ट्रांसफर करता रहता है जनरेशन टू जनरेशन। दैट मीन्स फ्रॉम फादर टू, फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग वंस, एंड फ्रॉम देम टू देयर यंग वंस ऑन देयर टर्न, अंडरस्टैंड? तो ये चलते रहते हैं ये कैरेक्टर, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम जीन, अंडरस्टैंड? लाइकवाइज यही मैं कल बात कर रहा था, इसी तरह हमारी सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है उसमें लगभग 30,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, अंडरस्टैंड? एंड एक जीन जो होता है, वन जीन एक कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन जो है कंट्रोल करता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कलर ऑफ योर आईज, कुछ कलर होता है आपकी आंखों का, आईज का, है ना? तो ये जो है, ये कलर जो है इसको आप कैरेक्टर मान लो, और इसको कंट्रोल करने के लिए जीन होता है। सपोज जीन को आप आई जीन मान लो, अंडरस्टैंड? अब ये जीन जो होता है, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, और एक जीन जो होता है इसकी हमेशा दो कॉपीज होती है। क्या होती है? अल्टरनेट कॉपीज होती है उसको। उन अल्टरनेट कॉपीज को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम एलील्स कहते हैं। तो हर एक कैरेक्टर के लिए आपको दो कॉपीज ऑफ वन जीन होती है, दो कॉपीज ऑफ सिंगल जीन होती है, ठीक है? फॉर एवरी कैरेक्टर यू हैव टू कॉपीज ऑफ अ सिंगल जीन, एंड वन ऑफ दीज केम फ्रॉम फादर। जब भी आपके पास ये जीन्स आते हैं, हर एक जीन के जो दो कॉपीज होती है, वो एक आपको बाप से मिलती है, एक आपको मां से मिलती है, फ्रॉम फादर एंड अदर फ्रॉम मदर, अंडरस्टैंड? ठीक है ना? तो दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है जीन्स में। अगर आपके पास एक सेल के अंदर 30,000 जीन्स है, तो आपको 15,000 फादर से मिलते हैं, 15,000 कंप्लीट मदर से मिलते हैं जीन्स, ठीक है? तो इन्हीं जीन्स की अल्टरनेट कॉपीज, जो एक जीन होता है वो यूजुअली दो अल्टरनेट कॉपीज में जो है प्रेजेंट होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम एलील्स, अंडरस्टैंड? तो दैट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड अबाउट द एलील्स, अंडरस्टैंड? इसके बाद आपने पढ़ना है जो है रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कैसे कैरेक्टर जो है ट्रांसफर होता है मां बाप से बच्चों तक, ठीक है? रूल क्या है इसके लिए, और इसके साथ साथ हमने पढ़ना है मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। क्या पढ़ना है? मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। क्योंकि कल ही मैंने आपको कहा मेंडल ने ही ये रूल्स जो है वो बताए थे कि कैसे जो है कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं माँ बाप से उनके बच्चों तक, ठीक है? यही जीन जो अभी मैंने पढ़ाया आपको, इन्हीं को मेंडल ने कहा था पहले फैक्टर्स। क्या कहा था?
फैक्टर्स। बाद में जॉनसन आया, इसने उसको रिप्लेस किया बाय द नेम जीन्स। अंडरस्टैंड? तो मेंडल के फैक्टर्स और इसके जीन्स ये एक ही चीज थी। अंडरस्टैंड? और मेंडल ने ही जेनेटिक वर्क जो है वो स्टार्ट किया था, और इसी ने हमें बताया था कि हर एक कैरेक्टर के ट्रांसफर होने का क्या रूल होता है। जैसे अभी मैंने आपको कहा, जब भी एक कैरेक्टर, जैसे आंखों का कलर मैंने कहा, आपके अंदर ट्रांसफर होता है, ये इंसानों के अंदर ट्रांसफर होता है, तो हर एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास एक जीन होता है, लेकिन दो कॉपीज में। एक जीन दो कॉपीज में। उन दो कॉपीज को क्या कहते हैं? अलील्स। और एक जीन जो होता है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। वो अलील्स की एक कॉपी हमें फादर से मिलती है, एक कॉपी एक बच्चे को मदर से मिलती है। फिर उसमें कौन सी एक्सप्रेस हो जाए, जैसे कौन सा कलर, फॉर एग्जाम्पल फादर इज हैविंग ब्लू कलर्ड आईज एंड मदर इज हैविंग ब्लैक कलर्ड, देन इट डिपेंड्स अपॉन व्हिच allele of them will be expressed and color वही आएगा। Understand? तो that's all about the structure of DNA. I hope you should have understood this. तो इसको आपको मैंने जो है सिंपल कंसेप्ट के अंदर जो है समझाया आपको। तो जो है आगे आप 11th-12th में जा रहे हो, वहां पर आप जेनेटिक्स पढ़ोगे, वहां पर आपको इसी डीएनए के रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने जरा इसको आपको जो है इलाबोरेट करके बताया, क्योंकि आपकी भी बुक में अपनी स्ट्रक्चर पढ़ना था इसका, तो मैंने स्टार्ट इसी से किया ताकि आपको आगे जो है और समझ आ जाए। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इसके अलावा मैं आपको मेंडल के बारे में बताऊंगा, मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो आज इतना ठीक है।